दोस्तों आज हम एक साउथ की इन्वेस्टिगेशन क्राइम थ्रिलर कहानी देखने वाले हैं जिसका नाम है पाथीरात्रि, जो कि हाल ही में 2025 में रिलीज हुई है। इस कहानी में रात के अंधेरे में अचानक ही किसी का मर्डर हो जाता है, पर कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिस वजह से इस केस में एक लेडी पुलिस ऑफिसर और उसके साथ मौजूद एक कांस्टेबल, ये दोनों इस मर्डर केस में फंस जाते हैं। अब क्या सच में ये दोनों निर्दोष है? और हाँ, तो आखिरकार कौन इन्हें इस केस में फंसाना चाहता है? क्या ये लेडी पुलिस ऑफिसर असली कातिल को ढूंढकर खुद पर लगे हुए इल्जाम मिटा पाएगी? यही देखेंगे हम आज के इन्वेस्टिगेशन कहानी में। कहानी बहुत ही बेहतरीन है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लास्ट का ट्विस्ट देखने के बाद आप भी शॉक रह जाओ। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किसी जंगल में एक पुराने घर के बाहर कुछ लड़के नशा कर रहे थे। तो उनमें से एक लड़का कहता है कि उनका दोस्त रॉबी कहाँ पर है, कहीं वो अकेले डर न जाए। तो एक दोस्त रॉबी को देखने के लिए जाता है और रॉबी तो यहाँ पर थोड़ी ही दूरी पर अकेला खड़ा होकर कुछ देख रहा था। हम रॉबी को देखते हैं, वो बहुत ही घबराया हुआ लगता है। उसे वहां से थोड़ी दूरी पर कोई दिखाई देता है। उसका दोस्त पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, अकेले मत घूमो। अब रॉबी उसे इशारा करके दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके दोस्त को तो वहां पर कुछ नहीं दिखता। तो वो उसे अंदर ले जाता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब उसके बाद हमें उस एरिया के पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पुलिस ऑफिसर थाने में आते हैं। अंदर कुछ कांस्टेबल अपना काम वगैरह कर रहे होते हैं। फिर हम अनीता नाम के कांस्टेबल को देखते हैं, जो कि अपना टिफिन वगैरह तैयार करके पुलिस स्टेशन जा रही होती है। रास्ते में उसे एक बंदा मिलता है, वो उसे रोककर थोड़ा आगे छोड़ने के लिए कहती है। और अनीता अपने साथ 2-3 किलो जायफल भी लेकर आई थी। अब थोड़ा आगे जाने पर उसे पुलिस की गाड़ी मिलती है और वो हड़बड़ाहट में अपनी थैली उस स्कूटी वाले के पास से भूलकर गाड़ी में बैठकर थाने चली जाती है और वो आदमी भी चुपचाप उसकी थैली लेकर निकल जाता है। अब उसके अगले सीन में हम सीमा नाम की एक समझदार नन को देखते हैं, जो कि एक साइकियाट्रिस्ट भी होती है। वो फेलिक्स नाम के एक बंदे से बात कर रही थी और उससे पूछती है कि तुम जैसे से अलग क्यों होना चाहते हो, क्या तुम मुझसे बहुत ज्यादा प्यार नहीं करते थे? फेलिक्स कहता है कि अब मैं सब कुछ छोड़कर मन की शांति खोजना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से बाकी चीजों की तरह प्यार की भी एक्सपायरी डेट होती है, बिल्कुल एक फूल की तरह जो खिलता है और फिर मुरझा जाता है। सीमा उसे समझाने की कोशिश करती है कि पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं को समझकर एक दूसरे को हेल्प करके खुशहाल जीवन जी सकते हैं, लेकिन फेलिक्स तो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। उसे तो बस इस सब से छुटकारा चाहिए था। फिर सीमा फेलिक्स की पत्नी जेसी से बात करती है। जेसी कहती है कि उसे तो कोई भी मन की शांति नहीं चाहिए, वो तो बस जिम्मेदारियों से भागना चाहता है। सीमा कहती है कि अगर तुम दोनों को बच्चा होगा तो शायद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। जैसे कहती है कि एक रिश्ते को बचाने के लिए आखिर यही रास्ता क्यों है, और तुम्हें क्या लगता है मैंने इसके बारे में कोशिश नहीं की होगी? लेकिन फेलिक्स तो मेरे करीब ही नहीं आना चाहता। कितने महीने बीत चुके हैं, उसने मुझसे प्यार से बात भी नहीं की और वो अलग कमरे में सोने लगा है। अब तुम ही मुझे बताओ, मैं उसे समझाकर कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूं? तो ऐसी बातें सुनने के बाद सीमा के पास भी कोई जवाब नहीं होता। यहाँ इस तरफ कांस्टेबल अनीता पुलिस स्टेशन पहुंचती है। तब उसे पता चलता है कि एक चोर के खिलाफ कंप्लेंट आई है, जो कि छोटी मोटी चोरियां करता है और कुछ महीनों से उसने लोगों को तंग करके रखा है। और आज ही पुलिस को पता चला है कि उसका नाम मैथ्यू है। अब ये बात सुनकर अनीता तो शॉक रह जाती है, क्योंकि अभी अभी तो वो मैथ्यू के ही स्कूटी पर बैठकर आई थी। इतने में ही वहाँ पर ऑफिसर जैसी आती है, तो सीनियर ऑफिसर उसे उस चोर को पकड़ने की जिम्मेदारी सौंप देता है। अब ये लोग तुरंत ही उसका पता लगाते हुए मैथ्यू के घर पर पहुंच जाते हैं। यहाँ मैथ्यू अपने घर पे चोरी का सामान गिन रहा होता है। इतने में ही जेसी और बाकी के कांस्टेबल वहाँ पर पहुंचते हैं, तो पुलिस को देखकर वो वहाँ से भागने लगता है। लेकिन आखिरकार जेसी उसके पीछे भागते हुए जैसे तैसे करके उसे पकड़ ही लेती है। अब वही दूसरी तरफ हम कोर्ट में कांस्टेबल हरीश को देखते हैं। उसके डिवोर्स का केस चल रहा होता है और वो अपनी छोटी बेटी की कस्टडी के लिए यहाँ पर लड़ रहा था। वो यहाँ पर एक लेडी वकील से बातचीत करता है, उसकी फीस देकर पुलिस स्टेशन आ जाता है। यहाँ पुलिस स्टेशन में जैसी सीनियर पुलिस ऑफिसर को उस चोर के पास मिले सभी सामान की लिस्ट बताती है। ऑफिसर कहता है कि ठीक है, हम इसे अदालत में पेश करेंगे, तुमने अच्छा काम किया। और हाँ, एक और बात, आज रात को तुम्हें ड्यूटी पर आना पड़ेगा, क्योंकि ऑफिसर शाम के सास की मौत हो गई है, इसलिए वो 2-3 दिन के लिए छुट्टी पर गया है। तो जैसे ठीक है कहती है। यहाँ पर कांस्टेबल हरीश राशिद सर से कुछ बातचीत करता है, फिर वो अपनी ड्यूटी करने लगता है। यहाँ जैसे अपने पति फेलिक्स को वॉइस मैसेज भेजती है कि खाना फ्रिज में रखा है, गर्म करके खा लेना, क्योंकि आज मेरी नाइट ड्यूटी है। लेकिन दोस्तों हम देखते हैं कि जैसे ने फेलिक्स को कितने बार मैसेज किए थे, लेकिन फेलिक्स ने उसका ढंग से रिप्लाई भी नहीं दिया था।
तो उनके रिश्ते में बढ़ती हुई दूरियां देखकर जैसी अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा दुखी हो रही थी। खैर अब रात हो जाती है और जैसी कांस्टेबल हरीश के साथ नाइट ड्यूटी करने के लिए निकल पड़ती है। पहले तो ये लोग कुछ घंटे के लिए रास्ते पर पेट्रोलिंग करते हैं, फिर वहां से पूरे एरिया का मुआयना करने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में रिक्शा वालों के पास गाड़ी रोककर पूछताछ करते हैं। फिर वहां से आगे जाते हैं तो रास्ते में उन्हें एक एक्सीडेंट हुआ दिखाई देता है, तो वो उन लोगों का झगड़ा सुलझाते हैं। अब वहां से आगे जाने पर थोड़ा जंगल वाला एरिया आता है। रास्ते में उन्हें कुछ लोग मिलते हैं और उनसे बात करने पर पता चलता है कि उन्हें शेर के दहाड़ने की आवाज आई थी, इसलिए वो यहाँ पर देखने के लिए आए थे। ये बात सुनकर जैसी उन्हें कहती है कि क्या तुम लोगों को डर नहीं लगता? ये खबर तो तुम्हें पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कॉल करके बता देनी चाहिए थी। अब जाओ यहाँ से। तो फिर वो लोग चले जाते हैं। फिर ये लोग भी आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी उन्हें रास्ते के थोड़ा नीचे एक कार खड़ी दिखाई देती है। अब वहाँ पर क्या चल रहा है ये देखने के लिए वो लोग गाड़ी रोकते हैं और जाकर देखने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एहसास होता है कि उनकी तरफ कोई आ रहा है, तो एक हुडी पहना हुआ आदमी उस गाड़ी से उतरकर भागने लगता है और अंदर बैठा हुआ इंसान तुरंत ही उस गाड़ी को लेकर भाग जाता है। कांस्टेबल हरीश को किसका पीछा करो ये समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे तुरंत ही उस हुडी वाले आदमी का पीछा करने लगती है। वो आदमी खुद को बचाने के लिए जंगल की तरफ भागने लगता है और अचानक ही वो कहीं गायब हो जाता है। जैसे आगे जाकर देखती है लेकिन वहाँ पर उसे कोई नहीं दिखाई देता। आगे वहाँ दलदल होती है। कांस्टेबल हरीश उसे रोकता है, कहता है कि मैडम आगे मत जाइए, वहाँ खतरा है। इतने में ही कांस्टेबल को सीनियर ऑफिसर का कॉल आता है। वो उन्हें ऑर्डर देता है कि आगे मंत्रीपल्ली गांव में जाओ, वहाँ पर एक लड़की के जलने का केस आया है। अभी अभी उस गांव से पुलिस स्टेशन में कॉल आया था, जल्दी उनकी मदद करने के लिए पहुंचो। अब हरीश यही बात जैसी को बताता है, लेकिन जैसी कहती है कि हम इस आदमी को कैसे ढूंढेंगे। हरीश कहता है कि मैडम ये सब कुछ छोड़िए, हमें तुरंत ही सीनियर ऑफिसर की बात माननी होगी और आगे वाले गांव में जाकर उस केस को देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर उन्हें ढूंढने पर भी कुछ नहीं मिलता, इसलिए वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। मंथरापल्ली गाँव में पहुंचकर देखने पर एक 18 साल की लड़की जलकर मर चुकी थी। वहाँ पर उसके घर वाले रो रहे थे। अब यहाँ पर पूछताछ करने पर उसे पता चलता है कि शायद उस लड़की का कोई लव मैटर चल रहा था। फिर थोड़ी बहुत पूछताछ करने के बाद जैसे इस केस को हैंडल करती है, फिर एम्बुलेंस बुलाकर उस लाश को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहां से ऑफिस पहुंचने के बाद बॉडी को मॉर्चरी रूम में रखा जाता है। एक ऑफिसर बताता है कि कल से जांच शुरू होगी। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं जैसी और हरीश उस घटना वाली जगह पर पहुंचते हैं जहां पर ये लोग रात को आए थे। ये लोग वहां पर जाकर देखते हैं तो कुछ लोग वहां पर दलदल के ऊपर मिट्टी डालकर उस जगह को भर रहे थे और शायद ये जमीन का मालिक ये सब कुछ कर रहा था। अब ये सब कुछ देखकर जैसी बहुत परेशान हो जाती है। वो हरीश को डांटते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि हमें इस घटना के बारे में पुलिस स्टेशन में बता देना चाहिए, लेकिन तुमने कहा कि वो आदमी कहीं भाग गया होगा। हमें इस केस को छोड़कर आगे वाले केस को देखने के लिए जाना चाहिए। लेकिन अगर वो आदमी इस दलदल में गिरकर मर गया होगा तो, और किसी को पता चल गया कि उस रात हम इसी घटना के आसपास थे, तो सारा शक हम पर ही आएगा और सीधा हम इस केस में फंस जाएंगे। कांस्टेबल हरीश कहता है कि नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। अब यहाँ पर जैसे अपने घर पर आती है तो उसका पति फेलिक्स कहीं पर जा रहा था। वो उसे पूछते है कि तुम कहाँ जा रहे हो। फेलिक्स कहता है कि मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, 1-2 दिन में वापस आ जाऊंगा। ऐसा कहकर वो उसकी बात न मानते हुए वहां से चला जाता है। तो जैसी निराश होकर अपने घर के अंदर जाती है। इधर हरीश भी अपने घर पर पहुंचता है और वो भी अपने घर पर अकेला था। अपनी छोटी बेटी की फोटो देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। अब उसके अगले सीन में हम सीनियर ऑफिसर विक्रम को देखते हैं। यास्मीन नाम की एक लड़की और उसके चाचा एक कंप्लेंट लिखने के लिए आते हैं। यास्मीन बताती है कि उसका पति अंसार अली पिछली रात से घर पर नहीं आया है। कल रात वो 11 बजे सो गई थी। तब उसे एहसास हुआ था कि उसका पति घर पर आ गया है, लेकिन मैंने सुबह देखा तो उसका कोई अता पता नहीं है और फोन भी नहीं लग रहा। अब दरअसल दोस्तों अंसार अली एक बहुत बड़ा जर्नलिस्ट होता है। तो विक्रम पूछता है कि क्या हाल फिलहाल में अंसार अली किसी इंपॉर्टेंट मामले की न्यूज पर काम कर रहा था, क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है। तो यास्मीन कहती है कि नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। फिर चाचा कहते हैं कि सर आप तो जानते ही हो एक जर्नलिस्ट के कितने दुश्मन होते हैं, इसलिए आप इस केस को थोड़ा सा सीरियसली लेकर अंसार अली का पता कीजिए। विक्रम कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, हम तुरंत ही अपने काम पर लगते हैं। अब वही दूसरी तरफ हम जैसी और हरीश को ड्यूटी करते हुए देखते हैं। तो तभी उन्हें वॉकी टॉकी के जरिए खबर मिलती है कि पिछली रात को अंसार अली नाम का जर्नलिस्ट लापता हो गया है। उसने डार्क ग्रीन कलर का ट्रैक सूट पहना था और तभी जैसे के मोबाइल पर अंसार अली का फोटो आ जाता है। अब रात को हम देखते हैं जैसे टीवी देख रही होती है। तभी फेलिक्स घर पर आता है और उसे कहता है कि देखो जैसे अब मैं एक बहुत बड़ा ब्रेक लेने की सोच रहा हूँ, ऑफिस से छुट्टी ले लूंगा और छुट्टी नहीं मिली तो इस्तीफा दे दूंगा। जैसी कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, नौकरी पाने के लिए लोग कितनी मेहनत करते हैं और तुम उसे ऐसे ही छोड़ रहे हो। फेलिक्स कहता है कि मेरा यहाँ पर दम घुटता है, मैं कहीं दूर पहाड़ियों पर जाकर संन्यास लेकर रहना चाहता हूँ और मैंने इस्तीफा दे भी दिया है। अब ये बात सुनकर जैसे गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अगर तुमने पहले से ही सब कुछ तय करके रखा है तो मुझे पूछते क्यों हो, तुम्हें तो मेरी जरा से भी परवाह नहीं है जो तुम मुझे अकेले छोड़कर जा रहे हो।
ऐसा कहकर वो दुखी होकर कमरे में जाती है और रोने लगती है। अगले दिन हम हरीश को देखते हैं, जो रात को घटना हुई थी वो उस रास्ते के आगे जाकर सीसीटीवी कैमरास की फुटेज को देखने लगता है, क्योंकि उस रात कार के अंदर भी बैठकर एक इंसान भाग गया था उसके बारे में पता करने के लिए। आगे उसे ऑर्गेनिक गार्डन का स्टोर मिलता है। वो वहां पर जाकर रास्ते पर लगा हुआ सीसीटीवी फुटेज ले लेता है। आगे उसे एक फैक्ट्री मिलती है, वो वहां का भी फुटेज ले लेता है। फिर थोड़ा आगे जाने पर पेड़ों का बगीचा होता है। वहां पर काम कर रहे आदमी से यहाँ का सीसीटीवी फुटेज मांगता है, लेकिन वो कहता है कि सर, ये सीसीटीवी कैमरा तो बस डमी है, बस हमने इसे लोगों को डराने के लिए लगाया है, ये काम नहीं करता। तो ठीक है कहकर हरीश आगे बढ़ता है, तो तब उसे फॉरेस्ट गार्ड का ऑफिस नजर आता है। वो वहां पर जाकर उस एरिया का सीसीटीवी फुटेज मांगता है, लेकिन एक लेडी ऑफिसर कहती है कि जब हम आपके ऑफिस में आते हैं तो आप कहते हो कि ऊपर से ऑर्डर लेकर आओ, इसलिए अगर तुम भी यहाँ पर कुछ भी चाहते हो तो अपने सीनियर को मुझसे बात करने के लिए कहो। तो हरीश जैसी को कॉल करता है, तो जैसे उस लेडीज ऑफिसर को कॉल करती है। उसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जैसी यास्मीन के घर पर पूछताछ करने के लिए जाती है। उसके घर में जाकर वो यास्मीन और अंसार अली की फोटो देखती है। फिर यास्मीन से पूछती है क्या हाल फिलहाल में अंसार अली के साथ कुछ हुआ था, क्या वो बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा था। यास्मीन कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बिल्कुल भी ठीक था। अगर उसे कोई परेशानी होती तो वो मुझे जरूर बताता। तो ठीक ऐसा कहकर जैसी वहां से चली जाती है। यहाँ पर कांस्टेबल हरीश को सीसीटीवी फुटेज में उस कार के नंबर का पता चल जाता है जो उस रात को रास्ते से गई थी, और नंबर से पता चलता है कि वो कार अंजलि नाम के लड़की की है। अब यही बात जाकर वो जैसी को बताता है। जैसी उसे कहती है कि मैं उस यास्मीन से मिलने के लिए गई थी, देखो उसके पास कोई नौकरी भी नहीं है, मुझे लगता है कि उस जंगल में जमीन के नीचे उसका ही पति अंसार अली दफन होगा। हरीश कहता है कि मैडम आप ये क्या कह रही हो, थोड़ा सा धीरे बोलिए, हमारे वजह से कुछ भी गलत नहीं हुआ है, आप थोड़ा शांत रहिए। इतने में ही एक कांस्टेबल आती है और उन्हें बताती है कि एसआई सर ने आपको बुलाया है, जंगल में एक आदमी की डेड बॉडी मिली है। तो ये खबर सुनकर वो दोनों ही घबरा जाते हैं। फिर सभी ऑफिसर तुरंत ही गार्डन में बैठकर जंगल में पहुंचते हैं। और दोस्तों, ये जंगल का वही एरिया होता है जिस रात वो घटना हुई थी। ये देखकर जैसी घबराने लगती है कि हमने तो कोई गलत काम नहीं किया है, लेकिन बेवजह ही कहीं हम इस केस में फंस न जाए। अब वहाँ मिट्टी के अंदर से अंसार अली की ही लाश बाहर निकलती है, जो कि दलदल में गिरकर मर चुका था। इतने में ही वहां पर डीवाईएसपी सुरेश पहुंचता है। वहां पहुंचकर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के लिए कहता है, और बाकी की जांच करने के बाद सभी ऑफिसर वहां से निकल जाते हैं। अब यहाँ अंसार अली की मौत की खबर यास्मीन और उसके घर वालों को पता चलती है, तो यास्मीन अपने पति को खोकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं जैसी हरीश को 20 मिस कॉल देती है, तो इस वजह से हरीश उसे मिलने के लिए आता है। जैसे कहती है कि हमारी वजह से वो आदमी दलदल में गिरकर मर गया। हरीश कहता है कि मैडम आप क्या पागल हो गई हो, उस रात हम पेट्रोलिंग कर रहे थे तो हमें वो अपराधी लगा, इसलिए हम उसका पीछा कर रहे थे, और उस रात हमने तो उसका चेहरा भी नहीं देखा था, और वो हमें चकमा देकर कहीं गायब हो गया। हमें क्या पता था कि वो उस रात भागते हुए उस दलदल में गिर गया था। देखिए, वो हमारे वजह से नहीं मरा है, आप थोड़ा शांत रहिए, और मुझे मेरी बेटी का केस लड़ने के लिए कोर्ट में जाना है। लेकिन तभी हरीश को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है। सीनियर ऑफिसर तुरंत ही उन दोनों को वहां पर बुलाते हैं। जैसे कहती है कि शायद उन लोगों को हमारे ऊपर शक हो गया होगा। हरीश कहता है कि आप इतना मत घबराइए, वरना वैसे भी उन लोगों को हमारे ऊपर शक हो जाएगा। अब यहाँ पुलिस स्टेशन में जंगल वाले इलाके के जमींदार को बुलाकर पूछताछ की जाती है। वो उस जंगल वाले एरिया में इलीगल कंस्ट्रक्शन करने का सोच रहा था, इसलिए अब डीवाईएसपी सुरेश उसे डांटता है। कहता है कि लगता है तुम्हारे इलीगल कंस्ट्रक्शन की न्यूज को अंसार अली सबके सामने लेकर आना चाहता था, इसलिए तुमने अंसार अली को दलदल में गिराकर मार डाला। तो वह जमींदार कहता है कि नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, उस जंगल वाले एरिया में ऐसे कई सारे दलदल के गड्ढे हैं, और मैं उनके ऊपर मिट्टी डालकर बस उन्हें बंद कर रहा हूँ, मेरा इस मर्डर से कोई भी लेना देना नहीं है। तो सुरेश कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम ये जगह छोड़कर मत जाना, जब भी बुलाया जाए पुलिस स्टेशन पहुंच जाना। अब इसके बाद हरीश और जैसी पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। जैसे कहते कि अब तक उन लोगों को हमारे उस रात का टावर लोकेशन देख लिया होगा, उन्हें पता चल जाएगा कि उस रात हम उस दुर्घटना वाली जगह पर मौजूद थे। हरीश कहता है कि तो क्या हुआ, उस रात हम पेट्रोलिंग कर रहे थे, हम कह देंगे कि ड्यूटी करते वक्त हम उस रास्ते से गुजर रहे थे। मैडम आप पैनिक मत होइए और शांति से इस केस को हैंडल कीजिए। तो इतने में ही हरीश को कॉल के जरिए ये बात पता चलती है कि वो कार चलाने वाली अंजलि डीवाईएसपी सुरेश की बेटी है। अब उन दोनों को अंदर बुलाया जाता है। सुरेश पूछता है कि उस रात तुम दोनों नाइट ड्यूटी पर थे, तो वो दोनों हाँ कहते हैं। फिर रशीद पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ता है, जिसमें लिखा था कि अंसार अली की मौत 52 घंटे पहले दम घुटने की वजह से हुई है, और उस रात मर्डर वाली जगह पर तुम दोनों का लोकेशन दिखा रहा था। एक ऑफिसर कहता है मैंने तुम दोनों को उस रात 12:30 बजे कॉल किया था,
और उस जली हुई लड़की के केस को देखने के लिए जाने के लिए कहा था। तो इसके बारे में सूरज जैसी से पूछता है, लेकिन तभी हरीश जवाब देता है कि हाँ सर, हम उसी रास्ते से जा रहे थे, लेकिन हमारी गाड़ी बंद पड़ गई थी, इसलिए हम कुछ देर के लिए वहां पर रुके थे। फिर आपका फोन आने के बाद हम उस लड़की के केस को देखने के लिए चले गए। बस इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता। लेकिन अब यहाँ पर डीवाईएसपी सुरेश को शक हो जाता है। सुरेश जैसे को थोड़ा बाहर जाने के लिए कहता है। फिर वो हरीश को धमकाता है और कहता है कि उस रात तुम दोनों अकेले उस जंगल वाले एरिया में क्या कर रहे थे। तो अब ये घटिया सवाल पूछकर हरीश को बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहता है कि सर, आप ये सवाल अपनी बेटी अंजलि से जाकर पूछिए कि वो उस रात कार के अंदर अंसार अली के साथ क्या कर रही थी। ये बात सुनकर सुरेश को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उसकी कॉलर पकड़ लेता है, लेकिन बाकी के ऑफिसर उसे शांत करते हैं। तो सुरेश कहता है कि इन दोनों के फोन ले लो और जब तक मैं ना बताऊं तब तक इन्हें मत छोड़ना। ऐसा कहकर वो गुस्से में चला जाता है। अब यहाँ पर कांस्टेबल हरीश का फोन ले लिया गया था और उसकी वकील उसे बार बार कॉल करने लगती है, क्योंकि आज उसे आखिरी बार अपनी छोटी बेटी के साथ बातचीत करने का मौका मिलने वाला था। लेकिन सुरेश की वजह से हरीश अपनी बेटी से मिलने के लिए जा नहीं पाता, जिससे कि वह बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और यहाँ पर जैसी भी घबरा जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि डीवाईएसपी सुरेश अपने घर पर आता है और बेटी को डांटने लगता है कि तुम उस रात अंसार अली के साथ उस कार में मौजूद थी। अगर ये बात लोगों को पता चल गई तो मेरी इज्जत क्या रह जाएगी। बताओ, तुम उसे अकेले मिलने क्यों गई थी। लेकिन उसकी बेटी अंजलि बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और कुछ भी नहीं कहती। और यहाँ का माहौल देखकर हमें समझ में आता है कि यहाँ पर जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। उधर हम देखते हैं कि कांस्टेबल हरीश की पत्नी कोर्ट में जाकर अपनी छोटी बेटी को ले जाती है। थोड़ी देर के बाद हरीश को पुलिस स्टेशन से छोड़ दिया जाता है। तो हरीश जैसे के साथ वकील के पास जाता है, लेकिन तब तक उसकी बेटी जा चुकी थी। फिर वो अपनी बेटी से मिलने के लिए जाता है। उसकी बेटी हरीश को देखकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन तभी उसकी माँ वहां पर आकर उसे अंदर ले जाती है और अपनी बेटी को अपने से दूर होता हुआ देखकर हरीश बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। उसके बाद जैसी अपने घर पर आती है तो वो अपने पति फेलिक्स को देखने के लिए उसके रूम में जाती है, लेकिन वहां पर बस चिट्ठी रखी थी और उसे पढ़ने के बाद वो फुट फुट कर रोने लगती है। उसके पास अपना दर्द शेयर करने के लिए कोई नहीं था, तो वो अपने फ्रेंड हरीश को कॉल करती है, लेकिन हरीश भी खुद के ही गम में खोया था, इसलिए वो उसका कॉल नहीं उठाता। फिर जैसी वैसे ही बारिश में भीगते हुए हरीश के घर पर पहुंच जाती है और वो उसे चिट्ठी दिखाती है। फेलिक्स ने उसमें लिखा था कि अब मैं यहाँ से बहुत दूर जा रहा हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर देना, लेकिन हमारा सफर यही तक था। ऐसा कहकर फेलिक्स हमेशा के लिए जैसी को छोड़कर चला जाता है। अब जैसी रोने लगती है तो हरीश उसे संभालता है, क्योंकि अब कुछ भी नहीं किया जा सकता था। उसके अगले दिन हम देखते हैं हरीश और जैसी उस फॉरेस्ट गार्ड के ऑफिस जाते हैं उस रात के कार का फुटेज लेने के लिए, क्योंकि पिछली बार जब हरीश यहाँ पर आया था तो उसने उस फुटेज से कार का नंबर नोट कर लिया था। लेकिन इस बार ये लोग उस फुटेज को लेने के लिए आए थे, पर वो बंदा कहता है कि फुटेज तो यहाँ पर नहीं है, कहाँ गया पता नहीं, आपको मैडम से पूछना होगा। इतने में ही मैडम वहाँ पर आती है और हरीश कहता है कि पिछली बार मैं यहाँ पर आया था, वो फुटेज हमें देखना है। वो लेडी कहती है कि अच्छा, शायद वो फुटेज डिलीट हो गया होगा, वो फुटेज हमारे पास नहीं है, चलो अब तुम लोग यहाँ से चले जाओ, हमें यहाँ तंग मत करो। ऐसा कहकर वो उन्हें भगा देती है। अब ये दोनों यहाँ पर परेशान हो जाते हैं। हरीश कहता है कि मैंने पता किया था, वो कार डीवाईएसपी अंजलि की थी। अगर अंजलि अंसार अली के मर्डर में शामिल होगी तो उसका पिता डीवाईएसपी सुरेश इस बात को ऊपर आने नहीं देगा और हम दोनों को इस केस में फंसाकर अपनी बेटी को बचा लेगा, या फिर हो सकता है कि वो खुद ही इस घटना में शामिल हो। अब हमें कुछ न कुछ करके इस मामले को अच्छे तरीके से हैंडल करना होगा। अब वो लोग गाड़ी से जा रहे होते हैं, तभी वॉकी टॉकी पर उन्हें संदेश मिलता है कि जर्नलिस्ट अंसार अली के मर्डर केस में दोषी पाए जाने की वजह से लेडी पुलिस ऑफिसर जैसी और कांस्टेबल हरीश को शक के तौर पर सस्पेंड किया जाता है। और ये खबर सुनकर वो दोनों ही टेंशन में आ जाते हैं। यहाँ पुलिस स्टेशन में बाकी के ऑफिसर डीवाईएसपी से कहते हैं कि सर, जैसी और हरीश ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, उनका इस मर्डर में हाथ नहीं हो सकता। तो सुरेश कहता है कि कुछ दिनों से जैसी का पति फेलिक्स भी कहीं गायब है और अपने पति के लापता होने की कंप्लेंट भी उसने अभी तक दर्ज नहीं की है। अंसार अली की मौत की घटना हुई तो उस रात जैसे और हरीश घटनास्थल पर मौजूद थे, इससे ज्यादा हमें क्या सबूत चाहिए। उसके बाद उन दोनों का सस्पेंशन लेटर निकाला जाता है और ये दोनों यहाँ पर अपना सामान रखकर चले जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं वो दोनों ऑफिसर रशीद से मिलते हैं। यहाँ पर हरीश उसे बताता है कि शायद अंजलि और अंसार अली एक दूसरे से प्यार करते थे और उस रात वो वहां पर मिलने के लिए गए थे और हम दोनों गलत जगह पर गलत टाइम पर वहां पहुंच गए। ऑफिसर राशिद कहता है कि अगर ऐसा है तो डीवाईएसपी सुरेश ये सब कुछ जानबूझकर अपनी बेटी को बचाने के लिए कर रहा है, या फिर इसके पीछे उसका कोई और ही मकसद है। तो फिर वो तुम दोनों के खिलाफ सबूत दिखाएगा और इस मामले को दबा देगा। उसने मुझे भी इस केस से हटाकर दूसरे केस में लगा दिया है।
अब तुम्हें इस केस की इन्वेस्टिगेशन करके खुद को बेगुनाह साबित करना होगा, वरना यह सस्पेंशन हमेशा के लिए डिसमिस में बदल जाएगा और तुम दोनों अपनी नौकरी खो दोगे। अब यहाँ जंगल में उस गड्ढे के पास एक रिपोर्टर दो लोगों से बात कर रहा होता है। वो लोग कहते हैं कि दलदल में गिरकर ऐसे ही किसी की मौत नहीं होती, जरूर उसे किसी ने धक्का दिया होगा और जब वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होगा तो किसी ने उसे रोका होगा और दम घुटने की वजह से उसकी मौत हो गई। अब यहाँ पर बस से जाते हुए ये न्यूज हरीश और जेसी मोबाइल पर देख लेते हैं। उसके बाद जेसी अंजलि के पास जाकर अंसार अली के बारे में पूछती है, लेकिन अंजलि कहती है कि मुझे इसके बारे में कुछ बात नहीं करनी। जेसी उसे बहुत रिक्वेस्ट करती है कि हम इस केस में फंस गए हैं, प्लीज हमारी मदद कर दो। अंसार अली के बारे में तुम्हें क्या पता है हमें बता दो। लेकिन अंजलि बिना कुछ बताए वहां से चली जाती है। अब रात को हरीश अपने एक दोस्त रंगनाथन से मिलता है, जो कि पॉलिटिकल कार्यकर्ता के तौर पर काम करता है। वो उसे 14 जून वाली रात को डीवाईएसपी सुरेश कहाँ पर था इसके बारे में पूछता है। रंगनाथन बताता है कि हाँ, मुझे याद आया, उस रात वो हमारे पॉलिटिकल नेता के इवेंट में आया था, वो इवेंट में मौजूद था, मैंने उसे देखा था। अब हरीश यही बात कॉल करके जेसी को बताता है, यानी कि उन्हें सुरेश के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिल रहा था। फिर अगले दिन ये लोग उसी जगह पर जाकर छानबीन करते हैं, तो वही दूसरी तरफ सुरेश अपने किसी दो आदमियों के साथ कुछ सीक्रेट बातें करता है। फिर उसके कुछ देर बाद हम देखते हैं सुरेश अपनी टीम के साथ जैसे के घर पर आता है और उसके पति फेलिक्स के बारे में पूछता है कि तुम्हारा पति लापता हो गया है और तुमने अभी तक कंप्लेंट क्यों नहीं की। अब पुलिस उसके घर पर छानबीन करते हुए देखकर जैसे उसे चिट्ठी दिखाती है कि उसका पति हमेशा के लिए उसे छोड़कर चला गया है, इसलिए उसने रिपोर्ट नहीं लिखवाई। अब ये देखकर सुरेश थोड़ा सा मुस्कुराता है और वहां से जाते वक्त सभी मीडिया वाले वहां पर आ जाते हैं। तो सुरेश मीडिया को बताता है कि अंसार अली के मर्डर केस में इंस्पेक्टर जैसे के ऊपर हमारा शक और भी गहरा होता जा रहा है। उसके घर में हमें कुछ सबूत मिले हैं, इतना ही कहकर वो जाने लगता है और जैसे उसे देखकर परेशान हो जाती है, यानी कि अब वो जैसे को इस केस में फंसाने वाला था। और अब यहाँ पर जैसे पर लगे हुए गलत इल्जामों की न्यूज अंजलि भी देख लेती है और उसे बहुत बुरा लगता है। उसके अगले सीन में हम देखते हैं रंगनाथन अचानक के हरीश को मिलने के लिए बुलाता है। फिर वो उसे बताता है कि मैंने तुम्हें बताया था 14 जून वाली रात को डीवाईएसपी इवेंट पर तो आया था, लेकिन सिर्फ हाजिरी लगाकर तुरंत ही चला गया और उसके दो विश्वासू लोग विजय और विनोद वो भी आने वाले थे, लेकिन वो दोनों भी नहीं आए, यानी कि उस रात कुछ न कुछ तो हुआ होगा। अब उसके बाद हम देखते हैं ऑफिसर राशिद जैसे और हरीश को बताता है कि मंत्रापल्ली गांव में जो लड़की जली हुई थी, मैं उसके केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था, तो उस लड़की को प्यार करने वाला लड़का रॉबी अपने दोस्तों के साथ उस दलदल वाली जगह के पास एक बहुत ही पुराना घर है, वहां पर वो लोग अक्सर शराब पिया करते थे। तो अगर उस रात वो वहां पर मौजूद थे तो अंसार अली को उस दलदल में डुबोकर किसने मारा ये उन्होंने देखा होगा। हमें उस रॉबी और उसके दोस्तों को ढूंढकर पूछताछ करनी चाहिए। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं अंजलि जैसी से मिलने के लिए आती है। वो उस दिन के लिए सॉरी कहती है और अब यहाँ पर अपनी कहानी बताने लगती है। और दोस्तों यहाँ पर खुलते हैं इस कहानी के असली पत्ते। दरअसल अंसार अली और अंजलि कॉलेज के टाइम से ही एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन अंजलि के पिता सुरेश उसे रिश्ता मंजूर नहीं था और ये लगभग 7-8 साल पुरानी बात है। तो सुरेश ने अपनी बेटी को पढ़ाई करने के लिए विदेश में भेज दिया और इस तरह से उनका ब्रेकअप हो गया। अब कुछ साल बीतने के बाद अंसार अली ने यास्मीन नाम की लड़की से शादी कर ली और उसके कुछ साल बाद अंजलि अपनी पढ़ाई पूरी करके घर पर आ गई। एक दिन अंसार अली अपनी पत्नी यास्मीन को हॉस्पिटल लेकर गया था क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और तभी उस हॉस्पिटल में अंसार अली को अंजलि दिखाई देती है। अंजलि अपनी दादी को डॉक्टर को दिखाने के लिए लेकर आई थी। अब उसके बाद वो दोनों मुलाकातें करने लगते हैं। अंसार अली कहता है कि अब तुम वापस आ गई हो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। अंजलि कहती है कि नहीं, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम्हारा एक बच्चा भी है। अंसार कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं उन्हें तलाक दे दूंगा। और कहीं अंजलि को भी यही लगता है कि वो दोनों फिर से एक हो जाएंगे। फिर उनकी मुलाकातें बढ़ने लगती है और एक दिन ऐसे ही घूमते फिरते डीवाईएसपी सुरेश उन्हें देख लेता है। वो अपने आदमियों को भेजकर अंसार अली को पिटवाता है, धमकी देकर अपने बेटे से दूर रहने के लिए कहता है। अब ये बात अंजलि को पता चलती है तो उसी 14 जून वाली रात को अंजलि अंसार को जंगल वाले एरिया में मिलने के लिए बुलाती है। अंसार अली अपने घर पर होता है, वो वहां से अंजलि से मिलने के लिए आता है। अब अंसार अली को बहुत पीटा गया था तो उसकी हालत देखकर अंजलि उससे कहती है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, हम दोनों एक नहीं हो सकते, हमारा अलग होना ही सही होगा। लेकिन अंसार कहता है कि नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और इतने में ही उस रात जैसी और हरीश पेट्रोलिंग करते हुए उस रास्ते से जा रहे थे, जो इस कार को देख लेते हैं। उन्हें यहाँ पर कोई इलीगल काम चल रहा है ऐसा लगता है, इसलिए वो उनका पीछा करते हैं। अंसार अली तो जंगल में भाग जाता है और अंजलि वो गाड़ी लेकर भाग गई थी। जैसे अंसार अली का पीछा करती है लेकिन वो कहीं लापता हो गया था। पर अगले दिन खबर मिली कि अंसार अली दलदल में गिरकर मर गया।
तो दोस्तों अब यहाँ पर प्रेजेंट में जैसी, हरीश और अंजलि यही सारी बातें सीनियर ऑफिसर विक्रम को बताते हैं, जिसमें कि जैसी और हरीश निर्दोष है। उनका अंसार अली के मर्डर से कोई भी लेना देना नहीं है। और ऐसा भी हो सकता है कि शायद उस रात डीवाईएसपी सुरेश ने ही अंसार अली को दलदल में डुबोकर मारा होगा, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी अंजलि और अंसार अली का रिश्ता मंजूर नहीं था। तो ऑफिसर विक्रम कहता है कि अभी तक हमारे पास ये सब कुछ साबित करने के लिए ठोस सबूत नहीं है। स्ट्रांग सबूत होने के बाद ही हम सुरेश के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर ये लोग इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देते हैं और डीवाईएसपी सुरेश की सारे हिस्ट्री निकालते हैं। तो अब यहाँ पर इन लोगों को 7-8 पहले पुराना एक केस मिलता है और उस वक्त सुरेश सब इंस्पेक्टर था और सहदेव नाम का एक आदमी उसका ड्राइवर रहा करता था। अचानक ही वो नौकरी छोड़कर कहीं चला गया। जैसी और उसकी टीम सहदेव को ढूंढते हुए उसके गांव तक पहुंच जाती है और उसे सुरेश के बारे में पूछती है। सहदेव बताता है कि सुरेश के गलत कामों की वजह से ही मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी। दरअसल मैं उसके गलत कामों में साथ नहीं देना चाहता था। वो इलीगल तरीके से पॉलिटिकल लोगों को सपोर्ट करता था और 7 साल पहले एक केस हुआ था। एक गांव में गरीब फैमिली रहती थी, तो उसकी कॉलेज जाने वाली बेटी के साथ सुरेश ने गलत काम करने की कोशिश की थी। वो लड़की कुछ दिन के लिए लापता भी हो गई थी। कंप्लेंट लिखाने पर उसके पिता को सुरेश ने कहा कि तुम्हारे बेटे तो किसी लड़के के साथ भाग गई होगी, और पुलिस यहाँ पर उस लड़की को ढूंढने के बजाय उस पर ही आरोप लगाती है। इस घटना की वजह से उसका परिवार बहुत दुखी हो जाता है। लेकिन फिर वो लड़की जैसे जैसे करके कुछ दिन बाद घर पर वापस आ गई और उसने अपने साथ जो कुछ भी हुआ था वो अपने परिवार को बता दिया। अब ये बात कहीं बाहर ना आ जाए, इसलिए सुरेश ने रात को ही उस घर को आग लगाकर उस फैमिली मेंबर्स को जलाकर मार दिया। सहदेव बताता है, मैं भी वहीं पर मौजूद था लेकिन कुछ कर नहीं पाया और उसी घटना के अगले ही दिन मैंने नौकरी छोड़ दी। अब अंसार अली एक जर्नलिस्ट था और वो भी सहदेव के पास आकर डीवाईएसपी सुरेश के बारे में सारी जानकारी लेकर यह न्यूज दुनिया के सामने लेकर आना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही उसकी मौत हो गई। अब ये सारी बात सीनियर ऑफिसर विक्रम को पता चलती है और वो मीडिया वालों को बुलाकर ये सब कुछ बता देता है कि अंसार अली के मर्डर के केस में डीवाईएसपी सुरेश मुजरिम पाए गए हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। फिर हम देखते हैं डीवाईएसपी सुरेश को अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन वो बार बार कहता है मैंने अंसार अली को नहीं मारा है। लेकिन फिर भी उसने इतने गलत काम किए थे तो उससे उन कामों की सजा मिल जाती है। उसके बाद हम देखते हैं जैसे फिर से उस क्राइम लोकेशन पर जाकर एक और बार तलाशी लेती है। फिर वो वहां से यास्मीन के घर पर जाती है और क्राइम लोकेशन पर मिली हुई कान में पहनने वाली बाली उसे दिखाती है। और दोस्तों ये यास्मीन की थी। और यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। उस रात अंसार अली जब अपने घर पर आया था तो अंजलि उसे बार बार कॉल कर रही थी। यह देखकर यास्मीन को अंसार अली के अफेयर के बारे में पता चल जाता है। तो उस रात अंसार अंजलि को मिलने के लिए जा रहा था, तो यास्मीन उसे रोकती है और कहती है कि तुम ये गलत कर रहे हो। अगर तुम अंजलि के साथ चले जाओगे तो मेरा और तुम्हारे बेटे का क्या होगा। पर अंसार अली उसकी कोई भी बात नहीं मानता और अंजलि से मिलने के लिए चला जाता है। उसके बाद यास्मीन भी उसके पीछे पीछे जाती है। वो उन दोनों को कार में करीब आता हुआ देखकर बहुत दुखी हो जाती है। और तभी उस रात पेट्रोलिंग करने के लिए जैसे और हरीश वहां पर आए थे। उन्हें देखकर अंसार अली और अंजलि वहां से भागने लगे और फिर जैसे और हरीश के वहां से जाने के बाद अंसार अली उस दलदल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी पत्नी यास्मीन वहां पर आकर एक लकड़ी से उसे उसी दलदल में दबा देती है और अंसार अली की पानी में दम घुटने की वजह से मौत हो जाती है। और दोस्तों उस रात यास्मीन को रात को वो जो लड़के शराब पी रहे थे उनमें से रॉबी नाम के लड़के ने देख लिया था और यहाँ पर ऑफिसर जैसी को रॉबी से भी ये बात कंफर्म हो गई थी। अब कहानी के एंडिंग में हम देखते हैं जैसे इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताती और डीवाईएसपी सुरेश इस केस में फंस जाता है। उसके बाद ऑफिसर जैसी की किसी दूसरी जगह पर पोस्टिंग हो जाती है और वो अपने फ्रेंड कांस्टेबल हरीश को गुड बाय कहकर वहां से चली जाती है। दरअसल दोस्तों ये दोनों बहुत ही अकेले हो गए थे। जैसी को उसका पति छोड़कर चला गया था और हरीश का डिवोर्स होने की वजह से उसकी बेटी की कस्टडी भी उसे नहीं मिली। और इसी सैड एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप वॉचिंग।